माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज की जो हम लोग वीडियो लेकर आए ये आईआईटी जैम फिजिक्स 2021 एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन अब गिनती के 5-6 रह गए हैं और इसमें हम लोग जो बच्चे हैं अब उनको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी चाहिए और किस हिसाब से इन 4-5 दिनों में वर्क करना चाहिए जिससे वो आईआईटी जैम में फिजिक्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी बहुत कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन अच्छी है और मॉक टेस्ट वगैरह से जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो अच्छा मतलब डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। कुछ बच्चों के एवरेज टाइप के मार्क्स आ रहे हैं, बच्चों से बात होती है, मैं भी पढ़ाता हूँ आईआईटी जैम के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे करें ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए आईआईटी जैम के एग्जाम में जो हमारा फिजिक्स की सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करते हैं। फिजिक्स जो हमारी होती है ये हमारी होती है कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल से मिलके बनती है। फिजिक्स को समझने के लिए कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो हमारा जब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स की, यानी कि जब हम लोगों को बीएससी के एग्जाम्स देने हो, यानी कि हम लोग को जब बीएससी के एग्जाम देने होते थे तो हम लोग क्या फोकस करते थे, हम लोग सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करते थे। यानी कि हम लोग को लंबे लंबे डेरिवेशन 4 पेज 5 पेज भर दो तो मार्क्स ज्यादा मिलते थे। तो इस तरीके का हमारा एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न है, जितने ज्यादा पेज उतने ज्यादा मार्क्स। तो पेज से मार्क्स मिलते थे तो सब्जेक्टिव हम लोग डेरिवेशन और ये सारी चीजें रट्टा मार के इस तरह से बीएससी में हम लोग मार्क्स लाया करते थे, ठीक है। किसी हो सकता है कि कुछ जगह ऐसा सिस्टम ना हो, एक्सेप्शन हो, अच्छा हो तो वो कमेंट करके ये ना कहे मेरे यहाँ ये नहीं था। जनरली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मोस्टली जो बच्चे फीडबैक देते हैं जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है बीएससी एससी का जो मैं देखता हूं, क्योंकि बीएससी के बच्चों को भी मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है। बीएससी का हो गया, फिजिक्स का, ये हमारी इंपॉर्टेंट बातें 2 हो गई। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपटीशन, जब फिजिक्स का कोई भी कंपटीशन दो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, फिजिक्स का कोई भी कंपटीशन दो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है वो सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपकी न्यूमेरिकल नॉलेज। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे 100% न्यूमेरिकल उन्होंने दे दिए, वो करते किस हिसाब से हैं। मैं आईआईटी जैम की बात करूं, हमको लोग आईआईटी जैम का एग्जाम देना है तो हमको आईआईटी जैम से मतलब होना चाहिए, हमको बाकी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। जेई नीट नेट गेट जस्ट ये बात, बाकी एग्जाम से क्या है उसका मतलब नहीं। यहां पर कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में क्या फर्क होता है। जैसे कि न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है कि आप जो स्क्रिबल पैड यानी कि रफ वर्क करने के लिए कोई शीट दी जाती है उस शीट का इस्तेमाल करो, यूज करो, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी कि आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और कॉन्सेप्ट यानी कि कोई खास बात पूछ रहा है कि इसका हमारा क्या मोशन होगा, इस बात की क्या कंडीशन होती है, यानी कि आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज से आंसर दे दें, इस तरह से उनको बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। तो आईआईटी जैम का जो अब तक का एनालिसिस है ये जल्दी कोई बताता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। आपने इससे पहले एनालिसिस इस तरह से नहीं सुना होगा। 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के, 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के। तो कहीं ना कहीं आईआईटी जैम में इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है। आईआईटी जैम में न्यूमेरिकल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स यानी कि 60 क्वेश्चन में 50 है, तो यानी कि अगर 1-2 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहां भी करें, 1-2 मार्क्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यहां पर भी करें, तो लगभग कहीं ना कहीं 80+ मार्क्स तो हमारे आते हैं न्यूमेरिकल के और 20 माइनस यानी कम से कम 20 से भी कम हमारा कॉन्सेप्ट का आता है, ठीक है। तो देखिए अभी लास्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 काम कर सकते हैं कि एक तो पहले एक चीज ये ध्यान रखो, ये जो पार्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइम अगर अभी तक स्टडी नहीं किया है उस लेवल की उस तरीके की, तो स्किप दिस पार्ट, यानी कि इसको अगर हम लोग स्किप भी कर दें, यानी कि कौन से भाई हमको बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं आती, हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आते, स्किप दिस पार्ट, तब भी हमारे पास 80+ रहेंगे जो कि कम नहीं होता है। पहली चीज तो ये माइंड में करें, ठीक है। अब दूसरी चीज यानी कि हम लोग को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है,
तो न्यूमेरिकल में फिजिक्स का जो हमारा स्वरूप है, फिजिक्स का जो हमारी बनावट है, फिजिक्स का जो हमारा कॉम्पिटिटिव पैटर्न होता है, वो न्यूमेरिकल्स कभी भी फिजिक्स का हमारा कोई सा भी होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, टिप्स बाय एमएम सर। तो उसमें मैंने बताया था न्यूमेरिकल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, कि 2 फॉर्मूले का यूज करते हैं, सिंगल फॉर्मूला का यूज करते हैं, अलग अलग वेराइटीज हम लोग फॉर्मूलाज को यूज करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जब आप कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, वहां पे 2 चीजें लगती हैं, एक लगता है फॉर्मूला, एक लगता है कॉन्सेप्ट, या फिर उसको हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं, हम लोग कभी कभी उसको टेक्निक भी बोल सकते हैं, कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। ठीक है, तो 2 स्टेज होती हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होता है, हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेज को नेग्लेक्ट करके सेकेंड स्टेज की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए, आप एग्जाम हॉल में हैं, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है यार ये कोई फॉर्मूला बता दे, हम डेफिनेटली ये कर लेंगे, 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला याद नहीं आता, तो आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो तभी करोगे ना जब आपको उसका सही फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस पार्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये चीज आती है प्रैक्टिस से, क्योंकि अब 5-6 दिन में प्रैक्टिस तो होने से रही, तो अब जितनी करी है वो हो गई है, अब बहुत हो गई है प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं ना, अभी किस चीज का टाइम है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट कोई लगता है, बहुत से न्यूमेरिकल्स रहते हो तो इनको सॉल्व करने के लिए कोई कॉन्सेप्चुअल बात लगती है, जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाले डायरेक्ट एक लाइन में हो जाते हैं, तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लगता है, कुछ टेक्निक होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कुछ प्रोसीजर हो सकता है सॉल्व करने का कि ये प्रोसीजर है। तो ये होता है सेकेंडरी न्यूमेरिकल। आप जब अपनी स्क्रीन पर देखते हो कोई न्यूमेरिकल हमारा लिखा होता है, तो आप क्या देखते हो कि उसमें कुछ डेटा दिया रहता है, तभी डेटा नहीं है तो वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। डेटा दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू दी है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी बताओ, इस तरह से हमारा दिया रहता है, तो इसी का नाम न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले एबीसीडी का रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इनका फॉर्मूला क्या है, इस पर फोकस करो। ठीक है, तो फॉर्मूला लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्निंग पर फोकस करें। और रही इसकी बात, ये हमारा आता है प्रैक्टिस से। ठीक है, क्लियर है। तो वो होता क्या रहेगा, एग्जाम देने का फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको आता हो या ना आता हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, टेक्निक पता हो या ना पता हो, प्रोसीजर पता हो या ना पता हो, फॉर्मूला को एग्जाम हॉल में बता देगा, आप कर ले जाओगे। यानी कि कुछ ना कुछ आपका दिमाग प्रोसेस करता रहता है, इसको इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये करो, दिमाग चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लर्निंग करो फॉर्मूला की, मैक्सिमम फॉर्मूलाज को याद करो और इसके पीछे बहुत ज्यादा टेंशन ना लो। तो हम कह रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला वाले जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल, जो हम लोग ये बात करें 80 नंबर, अब ऐसा तो नहीं है कि सब हमारे जो आईटी जैम का पैटर्न है मैं उसके लिए स्पेसिफिकली बताऊं। आप अगर काउंट करोगे, ये मेरा आपसे वादा है कि आप कम से कम 40 मार्क्स का तो आप फाइंड करोगे, ऐसा जो 12th का पेपर है, यानी कि 40 मार्क्स तो 12th के पेपर से आता है, यानी कि जो हमारा 12th का जो पेपर होता है 14+ मार्क्स हमारा 12th के सिलेबस से आता है, और 60 मार्क्स तक हमारा किससे आता है, 60 मार्क्स तक हमारा आता है बीएससी में, यानी कि जैसे क्वांटम हो गया तो बीएससी में आप पढ़ते हो, लेकिन न्यूटन लॉ आप 12th में पढ़ते हो। तो 12th का टॉपिक का मतलब जो जिसको 12th में आप पहली बार पढ़ो, बीएससी के टॉपिक का मतलब जिसको आप बीएससी में पहली बार पढ़ो। तो ये हमारा 40-60 का रेशियो रहता है। तो कहीं ना कहीं 12th की जो आप नॉलेज है भाई, अब बीएससी कर रहे हो, आप क्वांटम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप मॉडर्न फिजिक्स की बेसिक बातें भूल जाओगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, डायोड ट्रांजिस्टर के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ के आए, सेमीकंडक्टर, इंटेंसिक, एक्सटेंसिक, वो भूल जाओगे 12th की नॉलेज को, और आपने आईटीएम की प्रिपरेशन में रिवाइज भी करा होगा 12th की चीजों को। ठीक है, अगर नहीं भी करा है तो आपने 12th पास किया है, बोर्ड पास किया है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर लोगे तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं लगाने लग जाओगे। मेरी बात को आप बड़े इंपॉर्टेंट उससे सुनना, तो ये पार्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें भी हमारा मान लो 10%, ये हमारा 50 में हमारा 1/6 पार्ट जो है, मान लो हमारा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है 1/6 पार्ट। ठीक है, तो 1/6 पार्ट इससे निकल गया, तो 1/6 हमारा 36, 42, 7, तो हम लोग 7 निकाल ले तो हम लोग ये कह सकते हैं 33 मार्क्स का तो 12 से आ जाता है, और 40 में हमारा 33 आ जाएगा न्यूमेरिकल्स। हम कह रहे हैं कॉन्सेप्ट वीक है, तो तब भी कैसे करें, हमको आईटी जाना है, स्कोर कैसे करें, 40+ कैसे लाए, 50+ कैसे लाए, मैं उसकी बात बता रहा हूं। अब 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स में भी मान लो 1/6 हमारा निकल गया, यानी कि 50 मार्क्स का हमारा है। तो अभी हमारे हाथ में 83 मार्क्स है, तो मैं इसको कह देता हूं कि लगभग 12th वाले पार्ट से आप मान लो 30 मार्क्स,
और वाले पार्ट से आप मान लो 45 मार्क्स। ये हमारा हो गया 30-45 का, यानी कि 12th वाले पार्ट से 30 मार्क्स का आएगा और इससे हमारा 45 मार्क्स का आएगा। तो 12th के भी जो फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ लो। बीएससी के फॉर्मूलाज में क्या होता है, हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि उसको पहली बार बीएससी में पढ़ा होता है, वो चीजें दिमाग में बैठ नहीं पाती। लेकिन वही जब 12th का टॉपिक होता है, आप कोलिजन 12th में पढ़कर आए हो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स 12th में पढ़कर आए हो, ग्रेविटेशन आप 12th में पढ़कर आए हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 12th में पढ़ के आए हो, वेन डर वाल्स गैस आप 12th में पढ़कर आए हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप 12th में पढ़कर आए हो, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम की बात करें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आप 12th में पढ़कर आए हो। ना जाने कितना सिलेबस आप 12th में पढ़कर आते हो, तो उसको एक रिवाइज करने की जरूरत है। तो फॉर्मूला वाली बात के अंदर आगे की फॉर्मूला का आपको रिवीजन करना है, फॉर्मूला याद करना है, उससे हमारा वो निकल कर आ जाएगा। अभी तो हमारा ये क्या, अभी हमको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। 30-45 मार्क्स अगर लेके चले कि 12th वाले पार्ट्स में हम मैक्सिमम जो हम 30 मार्क्स कर सकते हैं, और हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, फॉर्मूला रट के हम कितना कर सकते हैं वो सारी बातें मैं बताता हूं आपको। अब बीएससी के पार्ट से 45 मार्क्स कल चलिए आता है। अभी सवाल यहां ये है कि खाली फॉर्मूला याद करने से एग्जाम में हो तो नहीं पाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। मैं इसको इरेज करता हूं, कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट या मार्क्स नोट करना हो, मेरे जहन में तो सब है, आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए कुछ, ठीक है। और क्लियर, ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े एक्सपीरियंस से आती है, हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट से, मतलब लगभग मेरा 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है, लोगों से बात कर करके, एस्पायरेंट से बात कर करके, आईआईटीएम का एग्जाम दे दे के 2-3 बार तो मैंने ही दिया, आईआईटीएम का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करके सीखी है मैंने, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग करें। अब जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हटा दो, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें लगभग 80 मार्क्स का मैंने निकाला था, 80 मार्क्स का अलग कर लो जो हमारा न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन है। इसमें आप यकीन जानो 30 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये हमारे किस तरह के होंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से लगभग 15 मार्क्स के ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, यानी कि इसके लिए बताओ ये क्या होता है। अब अगर आपसे वो ये पूछ रहा है बीसीसी के लिए कौन सा एचकेएल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉर्मूला ही तो हुआ, इसको फॉर्मूला ही तो बोलेंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर्मूला, कि भाई एचकेएल बीसीसी के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं होता है, मालूम होना चाहिए। अगर वो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग सेक्शन पूछ ले, वो डायमंड का पूछ ले कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फॉर्मूला, एवरीथिंग इज फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूले के अंदर तो ये सारी चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये कहीं ना कहीं इसका 15 मार्क्स का आपको आराम से मिलेगा, और इन फॉर्मूलाज का यूज करके, यानी सिंपल फॉर्मूला करके डायरेक्ट पुट करने का 15 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा जो बाकी के बचे हुए मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, थोड़े से अच्छा न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़े से गुड लेवल के, यानी कि अच्छे लेवल के हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। और फिर उसके बाद जो बचे हुए 30% होते हैं मार्क्स होते हैं, मैं कॉन्सेप्ट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूं 20 मार्क्स का, उसमें भी कुछ इजी चीजें कर ले जाओगे, उसमें भी 2-4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, अगर किसी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं तब भी वो कर सकता है, बहुत इजी चीजें पूछी जाती हैं। 30 मार्क्स का हमारा यहां पर क्या हो गया, 30 मार्क्स में हमारा यहां पर जो निकल कर हमारा आएगा, ये थोड़े से होते हैं डबल फॉर्मूला, इसको डबल फॉर्मूला क्वेश्चंस बोलते हैं, डबल फॉर्मूला क्वेश्चंस, यानी कि कोई एक चीज डायरेक्ट नहीं निकलती। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल ये वाला लेता हूं, हमेशा बच्चों को मैं बताता हूं, 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, डी बराबर ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा होता है। अब यहां पे वेरिएबल कितने हैं, डी, लैम्डा, थीटा, ए, एच के एल। अब वो क्या करेगा, वो इसमें से पूछता है वेरिएबल हमेशा, ज्यादातर, ठीक है, डी, लैम्डा, थीटा, इन तीनों में से 2 देगा, एक पूछेगा। अब वो 2 भी नहीं देगा, वो करता क्या है, वो डी गैप कर देगा, लैम्डा दे दिया और पूछ रहा है थीटा बताओ, ठीक है, लैम्डा दे दिया, कह रहा है थीटा बताओ, और कह दिया बीसीसी के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो, तो आपको पता चलिए होना चाहिए बीसी के लिए एचकेएल कौन सा पॉसिबल है। मैजिक टेबल मैंने अक्सर बताया है मैजिक टेबल के बारे में, ठीक है, मैजिक टेबल से ये होगा। अब एचकेएल पता चल गया, और उसने दे दिया साथ में ए दे दिया। अब ए एचकेएल की मदद से आपने डी निकाला, एक फॉर्मूले से डी निकाला, तो यहां से निकालने के बाद दूसरे फॉर्मूले में रखा, तब जाके आप थीटा निकाल पाए। तो ये हम लोग कहते हैं डबल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-2 फॉर्मूले का यूज करो, यानी कि एक चीज कहीं से निकालो, उसको किसी दूसरे फॉर्मूले में रखो। ये हमारे एडवांस क्वेश्चन, यानी ये अच्छे प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इन्हीं को बोलते हैं। ये हमारे लगभग इतनी आती हैं। तो उसके लिए भी फिर वही बात कि फॉर्मूला दोनों याद होगा तो एडवांस भी कर ले जाओगे, ठीक है, लॉजिक लगा के कहीं ना कहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैं अक्सर करा रखता हूं,
वो हम लोग कुछ लॉजिक इस तरीके से लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का हमारा होता है, मुझको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वो हमारा क्या होता है, कुछ समथिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सर्कुलर रिंग का निकालते हैं। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है सर्कुलर रिंग की, हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, वो ऑप्शंस में जैसे हमारा ये आ जाता है म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा बाई 2, ये इसके इक्विवेलेंट होता है। आर हमारी रेडियस होती है, आई करंट होता है। इससे ये निकल कर कैसे आता है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से आता है। आई बराबर क्यू बाई टी हम लोग जानते हैं, तो हम लोग आई बराबर क्यू बाई टी जानते हैं। तो हम लोग आई की जगह क्यू बाई टी, तो हम लोग ने जैसे मान लीजिए क्या लिख दिया, क्यू की जगह ये हो गया, हाँ, लैम्डा हमारा होता है क्यू बाई एल लेंथ, तो क्यू बाई लेंथ अपॉन टी, ठीक है, ये हमारा हो गया। क्यू की जगह नहीं लैम्डा एल लिखेंगे, लैम्डा एल लिखेंगे, तो लैम्डा अलग कर दिया एल बाई टी। एल बाई टी को हम लोगों ने कहा ये वेलोसिटी है, तो लैम्डा बराबर वी हो गया। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लॉजिक लगा दिया कि लेंथ हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो उसकी वही हमारी वेलोसिटी है, तो आई बराबर लैम्डा भी आ गया। और वी इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर वाले में पढ़ा है, तो आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा आर ओमेगा। यहां पर हम लोगों ने रखा म्यू नॉट लैम्डा आर ओमेगा अपॉन 2r, आर से आर कैंसिल, म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा अपॉन 2। ये हमारा आईटीएम का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला पता था, ठीक है, और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं ये सब अगर पता होगा कैसे क्या लॉजिक करके आप आंसर निकाल लोगे। वैसे भी एमसीक्यू में तो भाई आंसर तो दिया होता है। एमसीक्यू की खास बात क्या होती है, एमसीक्यू इज अ क्वेश्चन इन विच हमारा क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखा हो, इसी का नाम एमसीक्यू है। तो हमको तो बस सही आंसर को चूज करना होता है, आंसर तो लिखा होता है, तो एक तरीके से अप्रोच हमारी अलग हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव वे है एमसीक्यू का। निगेटिव पॉइंट इसका क्या है, और आंसर के साथ साथ 3 ऑप्शंस और होते हैं जो हमको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं। ये एमसीक्यू की खास बात है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत आसान है, आंसर लिखा हुआ है बस बी है इसका पता चल जाए, तो ऐसा भी पता करना बहुत मुश्किल है। बाकी के ऑप्शन उसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं, अदरवाइज सिंपल है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हम लोगों ने आज बात करी। तो इसमें अगर सिंपल फॉर्मूला से भी करके चले जाओ, रट के चले जाओ, तो आप इजीली अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है मुझे लग रहा है, इसके बाद मैं कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक वीडियो मैं ये बनाऊंगा कि हाँ एग्जाम पेपर में क्या करें, कैसे पेपर दें, अटेम्प्ट कैसे करें, कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करें, एनएटी में कैसे करें। कुछ बच्चों को एनएटी में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों को एमएसक्यू में प्रॉब्लम हो रही है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन वही बच्चे हैं, और उनको कैसे हैंडल करने के लिए क्या करा जाए, कौन सा पार्ट पहले करें, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो का हमारा ये स्टार्टिंग है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें बताई। तो कहीं ना कहीं अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाएगा वो कर ले जाओगे, फॉर्मूला बेस डायरेक्ट कर ले जाओगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें से भी थोड़ा बहुत कर ले जाओगे, और जो बहुत अच्छे उसका लेवल का होगा उसमें भी अगर कुछ हमारा कुछ लॉजिक लगा के इस तरह से कर लोगे, मैक्सिमम चीजें आप कर लोगे। सारा खेल अब यहां पर आके रुक गया है, दैट इज फॉर्मूला। अच्छा, कुछ एक अनाउंसमेंट कर दूं, फिर उसके बाद मैं आगे की वीडियो जो है वो करता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूं सारी चीजें, उसके बारे में बता दूं, फिर उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या रिवाइज करा रहे हैं। इससे पहले अभी मैंने अनअकैडमी पे मैं एजुकेटर हूं आईटीएम फिजिक्स का, ठीक है, आईटीएम फिजिक्स का मैं एजुकेटर हूं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्री क्लासेस ले रहे हैं। मेरा कहीं ना कहीं जैसे मैं यूट्यूब में बड़ा वो हूं कि चलो बच्चों को हेल्प किया जाए, तो अनअकैडमी में भी ऑप्शन होता है कि फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं फ्री पेड वर्जन होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फ्री लाइव क्लासेस यानी कि प्योरली फ्री लाइव क्लासेस भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आप सुन लीजिए कौन कौन सी हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग एक तो हम लोगों ने लिया था वो कंप्लीट हो गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें प्रैक्टिस कराए थे। इसके 10 पार्ट मैंने लिए थे, 10 क्लासेस ली थी, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, और इसमें टोटल मैंने 115 क्वेश्चंस कराए थे, और पूरे आईआईटी जैम का काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गई, ये तो जनवरी के 15 जनवरी तक मैंने कंप्लीट कर ली थी। इसके साथ साथ ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं रिवाइजेथॉन चला रहा हूं, यानी कि 5 दिन का हम लोग चला रहे हैं, डे 1 से लेकर डे 5 हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उनको बता रहे हैं। यानी कि मैं कोई कॉन्सेप्ट बताऊंगा,
उसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी हो गई हैं, मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले। ठीक है, तो 2 क्लासेस उसकी हो गई हैं। ये हमारी सुबह 10 बजे मॉर्निंग में हो रही है और संडे से स्टार्ट हुई है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को आप होनी है। तो ये फ्री है। ये देख, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मंडे से स्टार्ट करा है फॉर्मूला रिवीजन, यानी फॉर्मूला का रिवीजन कराना। ये मैंने स्टार्ट करा है 1 दिन से लेकर 4 दिन तक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें मैंने फॉर्मूला का रिवीजन करी। ये सब फ्री है। इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके जो 2 पार्ट छूट गए, संडे और मंडे को जो मैंने लिए थे 2 पार्ट छूट गए, उनकी भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और फॉर्मूला की भी रिकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। 1 क्लास हो गई इसकी, बाकी सारे पार्ट्स आप देख सकते हो। आपको क्या सिंपली क्या करना है, आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद गोल सेट करना है। आईआईटी मतलब अनअकैडमी में तो 50 से ज्यादा कंपटीशन की तैयारी होती है। आपको क्या करना है, आपको आईआईटी जैम में जाना है। आईआईटी जैम के सेक्शन में जाइएगा, मुझको ढूंढ लीजिएगा, MOHD MUBA से चाहिए। वहां पर आप जाओगे, वहां लिखा होगा स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, तो पीछे की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कोई भी स्पेशल क्लास आप खोलोगे, वो आपसे इनवाइट कोड मांगेगा। तो मैं यहां से इनवाइट कोड लिख दूं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मुझको लगा कि भाई जो देख रहे हैं, मतलब तो काफी बच्चे देख रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, इसकी जो पहली क्लास थी, जो हमारी हुई थी, उसमें लगभग इसकी पहली क्लास में लगभग 245 बच्चे आए थे। और इसमें कम से कम हमारे 240, एक बार 212, इस तरीके से, मतलब 200 प्लस लोग सीख रहे हैं और फ्री में है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं फ्री लाइव क्लासेस हैं, तो आप भी इससे फायदा उठाइए, बिल्कुल सीख सकते हैं। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पर मैं बताता हूं, और फौरन आए और इसकी रिकॉर्डिंग देखें। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सब मैं वो पढ़ा रहा हूं फ्री में, आप ऐसे समझो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात कुछ और करने वाले हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। वीडियो तो लंबी होती जा रही है क्योंकि आपको पढ़ना भी है, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। अच्छा ठीक है, तो ये आप इनवाइट कोड याद रखे हैं, MUBA से चाहिए 10, ये अप्लाई कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवाइट कोड हमारा ये दे रखा है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो बाकी लिंकिंग सारे जो है अनअकैडमी डाउनलोड करने के हर चीज का मैं लिंकिंग सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेबस की। ठीक है, अब ये समझ लो आज की वीडियो का पार्ट 2 है सिलेबस। तो मैं सिलेबस उठाता हूं, सिलेबस के हमारे एक एक टॉपिक करके मैं जो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, बोलूंगा और जल्दी जल्दी लिखूंगा, तो आपको वो फटाफट सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैथमेटिकल मेथड्स की, मैं बात करूं। ठीक है, मैं मैथमेटिकल मेथड्स की बात करूं। मैथमेटिकल मेथड्स, इसमें करना क्या क्या है, मैं जितनी चीजों को बताऊं आपको उतनी चीजें करनी है। ठीक है, आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, आपको कर्ल निकालना आना चाहिए, वैसे भी मैथ्स के टूल्स तो आने ही चाहिए। आपको डाइवर्जेंस निकालना आना चाहिए। ठीक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। ठीक, 3 चीजें सिंपल होती है, कोई इतना खास नहीं होती है। और उसके साथ साथ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल किसी चीज का कर्ल हो फिर डाइवर्जेंस हो, वो 0 होता है। और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हमारा 0 होता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हमारा कर्ल ऑफ समथिंग इज 0, तो इसका मतलब है वो चीज हमारी क्या है, कंजर्वेटिव है। कर्ल ऑफ एफ से कंजर्वेटिव फोर्स पता करते हैं, कर्ल ऑफ ई से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है कि नहीं वो पता करते हैं। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए का मतलब हमारा होता है इरोटेशनल है वो चीज, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और डाइवर्जेंस ऑफ बी अगर मान लो हमारा यहां पर 0 है, तो इसका मतलब ये पता चलता है उसकी जो फील्ड है वो कैसी है, सोलोनॉइडल है। ये दोनों चीजें रट्टा मार लो। ठीक, ये हो गया वेक्टर कैलकुलस खत्म, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में क्या करो, प्रॉपर्टीज याद कर लो। कितनों की, स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, स्क्यू एंटी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। उसके बाद यूनिटरी और आइडेंटिटी, यूनिटरी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क देख लेना क्या है, उनको देख लो। बस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देख लो, छोटी छोटी मैट्रिक्स देख लो इनका। उसके बाद आइगन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो a माइनस लैम्डा आई होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए। जब आप किसी मैट्रिक्स में लैम्डा आई, यानी कि अगर आपकी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये होती है,
इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ये हमारा हो गया लैम्डा आई। अब यहां पर कोई मैट्रिक्स हमारी होगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली यहां पर माइनस लैम्डा आ जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू तो यहां पर ऐसे ऐसे, फिर हमारी ये वैल्यू, और फिर यहां पर समथिंग ये वैल्यू माइनस लैम्डा, ये और फिर ये और समथिंग माइनस लैम्डा, ऐसे आ जाएगा। इसको जीरो करोगे तो लैम्डा की हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, समथिंग ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस कांस्टेंट बराबर 0, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। इससे लैम्डा की 3 वैल्यूज निकल कर आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी, तो वो जो 3 वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएंगी, आइगन वैल्यूज कहलाएंगी इन मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की हमारी आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। और ये हमारी क्या, ये जो हमारी आइगन वैल्यूज कहलाएगी, और यहीं पर ये जैसे सपोज करो ए मैट्रिक्स थी हमारी, तो यहीं पर अगर आप रख दोगे, ये ए मैंने लेट कर लिया है, तो आप ए ना मानो, इसको एक्स मैट्रिक्स मानो, एक्स तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स कोई भी, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, ये हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम है। क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, आई होप कि यहां तक सारी बातें आप लोगों को क्लियर है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर सिंपल सा मैथमेटिकल में वेक्टर कैलकुलस, और ये हमारा सीखना है कॉम्प्लेक्स बेसिक टाइप की आई वगैरह का डिमाइवर्स थ्योरम जो होती है उसको देख लीजिए, आयलर्स इक्वेशन जो cos थीटा प्लस आई थीटा सही ई की पावर आई थीटा आ जाता है वो देख लीजिए, हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है मैथमेटिकल में इतना मेरे हिसाब से ठीक है। हाँ कुछ चीजें और है, डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई साहब ये एक ना एक तो आई जाती है, ठीक है, अगर हो सके तो डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लो, या आती ही होंगी, होपफुली आनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर अभी तो टाइम नहीं ना, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स के लिए बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल मेथड्स के लिए मैंने बता दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स को बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यानी कि इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इनको पढ़ो। ये सारे टॉपिक्स मैं रिवाइज करा रहा हूं फ्री में, ऑलरेडी मैंने बताया है अनअकैडमी के बारे में, ऐप के बारे में मैं फ्री में वहां पर रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी चलो मुद्दे की बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात, हम लोग मैकेनिक्स पर आते हैं। मैकेनिक्स में आप लोग क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं, मैकेनिक्स में आपको मैं ट्रिक बताऊं, अगर आप चाहते हो मैकेनिक्स में स्कोर करना, ठीक है, टाइम कम है, 5 दिन बचे, उल्टा चलो, यानी कि आप मैकेनिक्स में कुछ ना पढ़ो, आप सिर्फ इतना पढ़ दो, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने के लिए क्या करना है, ρ1 a1 v1 बराबर ρ2 a2 v2, हमारी इक्वेशन p1 हाफ p हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, बर्नौली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लूइड डायनेमिक्स खत्म। इसके जो है दोनों के इक्वेशन के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होंगे, 4-5 क्वेश्चन, इनको लगा लो, खत्म फ्लूइड डायनेमिक्स। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट है कि हमारी ऑप्टिक्स, हमारी इलेप्टिकल ऑर्बिट है, तो हमारा ई क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, 1 होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, हाइपरबोला के लिए क्या होगा, सर्कुलर के लिए क्या होगा, और इलेप्टिकल, हाइपरबोला, सर्कुलर और पैराबोला, इन चारों के लिए ये सब जो रिलेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा एक होता है सेंट्रल फोर्स होता है ग्रेविटेशन में, ये करिए। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से पहले इसके बाद ग्रेविटेशन में आपको क्या करना है, केप्लर्स लॉ पढ़ना है। भाई पहला लॉ क्या कहता है हमारा, पहला लॉ कहता है कि हमारा यहां पर ये है कि फोकस के एक सेंटर पर हमारा यहां पर सन होता है, ये हमारा इलेप्टिकल होती है, वो बेसिकली बताता है कि इलेप्टिकल मूव कर रहा है, तभी उसकी स्टेबिलिटी होती है, प्लेनेट हमारा सन के अराउंड मूव कर सकता है, तभी हमारी स्टेबल ऑर्बिट होती है, वरना प्लेनेट कहीं और चला जाए, सूरज के क्यों चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ एरियल स्पीड्स, यानी कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है हमारा कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट तो हम लोग पढ़ कर आते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ कर आते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आईटीएम में 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं। J/2m, dA/dt तो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, यानी कि जब भी वो केप्लर्स लॉ करता है एंगुलर मोमेंटम, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये J क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंजर्व्ड हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, एएमसी यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल फोर्स की हमारी क्या खास बात होती है, सेंट्रल फोर्स की हमारी ये खास बात होती है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारा यहाँ पर कंजर्व रहता है, चीजें प्लेनर मूव करती हैं, टॉर्क हमारा 0 होता है, ये हमारी कुछ खास बात होती है सेंट्रल फोर्स की, तो ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, रोटेशन में आपको क्या करना है, एक एक चीज का आपको क्या करना है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है।
मोमेंट सर्किल, वही रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर और जितना भी हमारा सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जितनी भी चीजें, सब चीजों आपको याद करनी है। रोटेशन में हमारा ये याद करना है। इसके अलावा कि हमारा यहाँ पर ये है, इसमें कट कर दिया तो हमारा क्या होगा, मैंने इसको कट कर दिया है तो अब इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, यहाँ पर ये है मैंने इसको कट कर दिया है तो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा, कटिंग वाला। ये हमारा ये एक रॉड है, यहाँ पर हमने जो है एक इधर रॉड लगा दी है, तो अब बताओ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ये आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो रोटेशन हो गया, रोटेशन में इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत ज्यादा कुछ खाती, छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो देख लीजिएगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझ लिए, और कॉलिजन को थोड़ा देख के जाइएगा, कॉलिजन को देख लीजिएगा बस। मैकेनिक्स का जो पीछे का पार्ट इतना लंबा सिलेबस है उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं ना, यही ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम में इस पार्ट से ज्यादा आता है जो मैंने डिस्कस करा है। बच्चे क्या करते हैं, उधर से पढ़ते हैं मैकेनिक्स को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे ऑप्टिक्स में आपको लॉ ऑफ माइनस पोलराइजेशन में पढ़ना है कि हमारी उसमें बस एक ट्रिक है कि हमारी जब लाइट आती है अनपोलराइज, पहले वाले पोलराइजर से पास होती है तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अब उसके बाद जो दूसरा वाला होता है, पहले पोलराइजर से पास होने पोलराइज हो गई और इंटेंसिटी आधी हो गई, I0/2, अब यूं जा रही है हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। अब दूसरा वाला जो है पोलराइजर थोड़ा झुका हुआ है, तो जितना थीटा झुका हुआ होगा तो I0/2 का cos स्क्वायर थीटा कंपोनेंट हमारा जो है इंटेंसिटी और कम, और है तो और कम। तो प्रॉब्लम कहां होती है, बस यहां से पहली से जब दूसरे में आता है तो इंटेंसिटी I0/2 हो जाती है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इससे ना जाने कितने क्वेश्चन गलत होते हैं लोगों के, यही से बस ये याद रखना है, ठीक है। और क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट का याद रखना है आप लोगों को, पोलराइजेशन हो गया और कुछ नहीं पढ़ना है। ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ लेना, म्यू बराबर 10 IP वाला। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिफ्रैक्शन में आप दो चीजें कर सकते हो। डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन क्या होती है, एक छोटा सा क्वेश्चन लगा लेना, आप मिसिंग ऑर्डर का क्वेश्चन लगा लेना, बस 2 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन इनको पढ़ लेना। इंटरफेरेंस में आप बीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, डी लैम्डा बाई डी हमारा फ्रिंज विड्थ का। इसके साथ साथ ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप म्यू माइनस टी बराबर एन लैम्डा, ये जो ये होता है ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन लगाया तो हमारा क्या होगा। इस तरीके से अगर आप जो है याद कर लोगे, पढ़ लोगे तो आपका इंटरफेरेंस हो गया। तो इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ऑप्टिक्स का मैं बता रहा हूं 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, रट्टा मार लो, थिंक लेंस, थिन लेंस, ये सारी चीजें इसमें निपट जाएंगी, ठीक है। ऑप्टिक्स हमारा इतनी चीजें पढ़ लो, काम हो जाएगा, काफी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद ऑसिलेशन वेव्स में लिसाइजूस फिगर पढ़ सकते हो। वेव्स में एसएचएम के सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा जेईई टाइप के क्वेश्चन ना लगाना, वो झूल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्प्रिंग इधर से उधर से, वो इतना नहीं आता है, फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार पढ़ लेना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बस काम हो गया। वेव में आप क्या कर सकते हो, साउंड वेव्स की स्पीड, वेव्स में 2 चीजें, साउंड वेव्स की स्पीड और उसके साथ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की मैंने वीडियो बना रखी है, एंड डॉपलर इफेक्ट में जो प्रॉब्लम होती है मेनली फॉर्मूला याद करने की, तो उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत शानदार है, मेरे चैनल में आप लोग डॉपलर इफेक्ट की वीडियो देख सकते हैं, काफी कुछ है। तो ये हम लोग ऑसिलेशन वेव्स ऑप्टिक्स में पहुंच गए। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन से क्लास ले रहा था, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ही मैंने पढ़ाया है, तो जितने क्वेश्चन मैंने कवर कराए आप उतने क्वेश्चंस कर लो, वीडियो जरूर देख लो, तो उसमें हमारा हो जाएगा। ईएमटी के लिए मैं नहीं बताना चाहता हूं, क्या बताऊं, ईएमटी का तो कभी खत्म होने वाला नाम ही नहीं है सिलेबस, क्वेश्चन ही नहीं कभी खत्म होते, तो ईएमटी के भाई उसका कुछ नहीं बताया, ईएमटी सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल मालूम होना चाहिए आपको, पीसी, वीसी, टीसी यानी कि हमारे ये पता होना चाहिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर से होते हैं उन पर प्रेशर और वॉल्यूम यानी कि पीसी, वीसी होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, आप फंस जाओगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीपीसीवी यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन आ चुके हैं 3-4 बार, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपीसीवी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सब 12th लेवल का। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक का वर्क डन पूछ चुका है 4 बार। आप सोचिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा था, अब बताइए वो क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं और फिर कहते हैं आईटी जैम। आईटी जैम एग्जाम बड़ा नहीं है, हम लोगों ने उसको बना दिया है, मेरे जैसे कुछ एजुकेटर, टीचर और यूट्यूबर लोगों ने इस एग्जाम को बहुत बड़ा हवा बना दिया, सही डायरेक्शन ना दिखा के, जो हमारी टीचर्स की कम्युनिटी है वो बच्चों को मिसगाइड करके पता नहीं क्या डरा के कंपटीशन को टफ बना दे। जब आप खुद एक बार क्वेश्चन पेपर देखो, आपको रियलाइज होगा कि आईटी जैम में स्कोर करना इतना टफ नहीं है जितना बताया जाता है, जितना बना दिया गया है। हो सकता है, इजीली हो सकता है, मोटिवेटेड रहो, डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है।
टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी तो आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सारी हम लोग ग्रेविटेशन और ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोग काइनेटिक थ्योरी में हमारा ये हो गया। मीन फ्री पाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन फ्री पाथ के 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपका क्वेश्चन कर लेना, कार्नोट इंजन का क्वेश्चन कर लेना, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है इनको जरूर कर लेना। बाकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी ड्राग और इनका जो है एक दो क्वेश्चन आए हैं, 2-4 क्वेश्चन, उनको देख सकते हो। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो चीजें मैं बता रहा हूं इस पर फोकस करो और बाकी चीजें स्किप कर सकते हो। मतलब पढ़ी है तो अच्छी बात है। अभी इन जो चीजें मैं बता रहा हूं इन पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई है। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन की इतनी अच्छी यूट्यूब में वीडियो बनाई थी तो आप लोग वो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। वेव फंक्शन की बताई मैंने, डीजेनरेसी की बताई, फर्मायोन और बोसोन के लिए बारे में बताई। ये 3 चीजें वीडियो आपने देख ली क्वांटम की। क्वांटम में इससे बाहर का क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। आप ये तीनों वीडियो देख तो लीजिए। हम लोग क्या समझते हैं क्वांटम आईटीएम में बहुत ज्यादा आती है। एक्चुअली में आईटीएम में क्वांटम आती ही नहीं ना। बड़े बेसिक से सवाल आते हैं। वेव फंक्शन का आ जाता है, या तो हमारा एनर्जी वाला आ जाता है, या हमारा डीजेनरेसी वाला होता है। तीनों तरीके की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली 15 दिनों में बना के अपलोड कर दिया, आप लोग उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो पढ़ने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन, इतना इंपॉर्टेंट है। हर साल दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, कभी कभी तो दोनों पूछ लिए जाते हैं। इन दोनों को रट्टा मार लो, जितने पीवाईक्यू लगा लो, समझ लो, रुकना नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन पूरी तरीके से घोट के पी जाओ। और इसके साथ साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। जब ये छोटे छोटे टॉपिक अगर आप कवर कर लोगे तो क्वांटम में जितना मैंने 3 वीडियो बनाई है, आप देखोगे मॉडर्न फिजिक्स का पेपर आपका सबसे अच्छा होगा। एक्चुअली में हम लोगों ने उसको मॉडर्न फिजिक्स को बड़ा वो बना दिया है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए मैंने अभी एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास ली थी। मैंने बीसीटी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक सबके स्ट्रक्चर बताए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए, सारी चीजें बताई, कवर कराई। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या करो, उल्टा चलो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक इलाज मैंने बताया था, अभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की मैंने बताई थी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में उल्टा चलो। यानी कि आप जो है मतलब वैसे कर सकते हो, क्या बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पहले करो, फिर उसके बाद सारी चीजें आप कवर करते हुए करोगे तो हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है जो मैंने पूरा बताया है। तो इस तरीके से आप फॉलो करते हुए मैक्सिमम चीजों को आप कर सकते हो। तो आई होप कि जो है मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। और लास्ट टाइम पे एट द एंड मैं जो एडवाइस देना चाहता हूं वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड में लिखने जा रहा हूं। बस ये मेरी तरफ से यही एडवाइस है, आप इसको फोकस करें। एडवाइस जो है मेरी तरफ से, पहली एडवाइस है फॉर्मूला, दूसरी एडवाइस है फॉर्मूला, और तीसरी एडवाइस है फॉर्मूला। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करो, बाकी किसी चीज को आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी तब भी फॉर्मूला रिवाइज करो, आपने प्रिपरेशन नहीं करी तब भी फॉर्मूला रिवाइज करो, आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज आपकी प्रिपरेशन है, तब भी फॉर्मूला रिवाइज करो। अभी प्रैक्टिस का टाइम चला गया, जमाना चला गया। अभी सिर्फ ये करो, अभी बात के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। अभी ये अपने धार, अपनी फिजिक्स के लिए जो हमारे टूल्स है इनमें धार लगाओ। समझ लो, जो टूल्स हैं जो हमारे, इन पे धार लगाओ। तलवार में धार लगाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे फिजिक्स में फॉर्मूलाज के लिए धार लगाओ। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं आज के लिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह हो, पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। और जो मैंने अनअकैडमी के लिए बताया उन क्लासेस को देखने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को अनअकैडमी की क्लासेस डाउनलोड करने में, यू कैन मैसेज मी एट व्हाट्सएप में आप मुझको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैं वहां पर 88 हाँ ठीक है, तो मैं वहां पे क्वेरीज आपकी क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा कि भाई कैसे क्या डाउनलोड होना है। ठीक है, और तो चलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू एवरीवन, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।